नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 10 के अध्याय 17 के प्रथम लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, यह अध्याय केंद्रीय प्रवृत्ति का माप परीक्षा की दृष्टि से अर्थात बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 6 अंक का है। तो शुरू करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है एक बिंदु की तरफ केंद्रित होना, उसकी प्रवृत्ति के माप को अपने को पढ़ना है। एक उदाहरण के द्वारा इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक विद्यालय में 300 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 300 विद्यार्थी है। उनकी तुलना, जो उनके प्राप्तांक है, उनकी तुलना दूसरे विद्यालय के 500 विद्यार्थियों से करनी है। तो उनके भिन्न भिन्न विषयों के प्राप्तांक दर्शाने वाली श्रेणियों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं है। जैसे 300 स्टूडेंट में पहले के इतने नंबर आए, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, और ऐसे 500 स्टूडेंट में पहले के इतने, दूसरे के इतने। तो उनसे उन श्रेणियों का 300 और 500 स्टूडेंट का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल कार्य है, आसान कार्य नहीं है। किंतु यदि इन्हीं श्रेणियों के बजाय प्रत्येक श्रेणी में से एक एक प्रतिनिधि अंक लिया जाए, क्या लिया जाए? प्रतिनिधि अंक, लीडिंग डिजिट ले लिया जाए, जो तब तुलना करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यह प्रतिनिधि अंक श्रेणी के लगभग मध्य में से होता है। कहाँ से होता है? मध्य में से होता है। जहाँ श्रेणी के अधिकांश पद केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं। इसी कारण इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। में से लिया जाता है। यह मान संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 300 स्टूडेंट के प्राप्तांकों का औसत है वह 80% है। प्राप्तांकों का औसत कितना है? 80% है। और 500 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत है वह 85% है। कितना है? 85% है। तो हम ये कह सकते हैं 500 जो स्टूडेंट है ये विद्यालय के, दूसरे विद्यालय के, वो इन 300 से ज़्यादा होशियार है, क्योंकि इनका औसत प्राप्तांक है या जो भी है वो प्रतिनिधि अंक है इनसे ज़्यादा है। तो ये जो प्रतिनिधि अंक के आसपास जो वैल्यूज़ रहती है उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। वो प्रतिनिधि अंक क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गणितीय माध्य, मैथमेटिकल मीन कहा जाता है इसको। दूसरा स्थैतिक माध्य या स्थिति संबंधी माध्य। अब गणितीय माध्य फिर पुनः 3 प्रकार के होते हैं। 1, 2 और 3 नंबर के द्वारा लिखा हुआ है। समांतर माध्य है जिसको अर्थमेटिक मीन या माध्य यानी मीन और औसत यानी एवरेज कहा जाता है। तो नंबर 1 पे क्या है? समांतर माध्य है जिसको AM अर्थमेटिक मीन के द्वारा लिखा जाता है। यह अंक गणितीय माध्य भी कहा जाता है, और माध्य या औसत। दूसरा है गुणोत्तर माध्य, फिर है हरात्मक माध्य। गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। फिर स्थिति संबंधी माध्य वो 2 प्रकार की होती है। माध्यिका शब्द, मीडियन इंग्लिश में कहते हैं इसको। दूसरा माध्यक, यानी माध्य के आगे क लगा दिया, माध्यक, तो ये इससे अलग है, ध्यान देना। ये माध्य है और ये माध्यक है। तो आजकल ये प्रचलित ज़्यादा शब्द है इसका, माध्यिका का, माध्यक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, याद रहना चाहिए। फिर है बहुलक जिसको मोड कहा जाता है। ठीक है, ये बहुलक है। तो हम यहाँ पे जो कक्षा 10 में जो अपना अध्याय 17 है उसमें गणितीय माध्य में तो समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे। गणितीय माध्य में से तो कौन से माध्य का? समांतर माध्य का। और स्थिति माध्य में माध्य का या जिसे माध्य कहा जाता है उसका अध्ययन करेंगे और बहुलक का अध्ययन करेंगे। तो हम 3 प्रकार के जो माध्य उनका अध्ययन करेंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये हमारे यहाँ पे पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है। तो शुरू करते हैं समांतर माध्य से। तो सबसे पहले लेते हैं समांतर माध्य, जिसे अंक गणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन या केवल माध्य या औसत कहा जाता है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, औसत कहा जाता है। तो माध्य या औसत का सूत्र दिया जाता है x बार। x के सिर पे ये लाइन है, इसको बोलते हैं x बार। आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या।
अब आंकड़े क्या हैं? आंकड़ों को डाटा भी कहा जाता है, समंक, राशि या प्रेक्षण कहा जाता है। अब आंकड़े क्या है? जैसे 300 स्टूडेंट के नंबर दिए हुए हैं तो वो आंकड़े है। 500 स्टूडेंट के नंबर दिए हुए हैं, या आपकी कक्षा 10 के फर्स्ट टेस्ट के नंबर दिए हुए हैं, वो आंकड़े हो गए, किसी से संबंधित सूचना। तो जो गणितीय सूचना है उसे आंकड़े कहते हैं हम, ठीक है। तो आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, ये हो गया माध्य का सूत्र। या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, या प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मान लीजिए आंकड़े कितने, n आंकड़े हैं, तो पहले आंकड़े को x1 लिख दिया, फिर प्लस x2, फिर प्लस x3, फिर प्लस x4, चलते चलते xn आंकड़ा है। तो आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या होगी n। अब ये इतनी लंबी लाइन लिखने के बजाय एक सिंबल ले लिया ग्रीक, इसको बोलते सिग्मा। ये सिग्मा कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये सिग्मा का सिंबल है, ठीक है। सिग्मा ग्रीक सिंबल है, ये जोड़ को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? जोड़ को व्यक्त करता है। अब जो बदल रहा है 1, 2, 3, 4 और चलते चलते n है, उन सभी की जगह लगा लिया i। और वेयर i गोज टू 1 to n, जहाँ पे i 1 से n तक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 चलते चलते n तक है, तो इसको शॉर्टकट नोटेशन में लिख दिया सिग्मा i गोज टू 1 to n xi अपॉन n। अब ये सिंबल न लगा के i गोज टू 1 to n न लगा के सिग्मा xi भी लिखा जाता है इसको सीधा ही। तो ये क्या है? राशियों का योगफल ही है, या प्रेक्षणों का योगफल, या आंकड़ों का योगफल है, ठीक है। पहला आंकड़ा x1 है, दूसरा आंकड़ा x2 है, और nवां आंकड़ा xn है, और बटा n आंकड़ों की संख्या है। तो सिग्मा xi बटा n, तो x बार यानी माध्य का सूत्र हो गया, ये मैथमेटिकली हो गया, x बार बराबर सिग्मा xi बटा n। इसको याद रखना है आपको, x बार बराबर सिग्मा xi बटा n, ये माध्य का सूत्र हो गया। अब मान लीजिए आपको योग ज्ञात करना है सिग्मा xi, तो n को इससे गुणा कर दीजिए, अर्थात आंकड़ों का योगफल। आंकड़ों का योगफल बराबर क्या हो गया? आंकड़ों की संख्या गुणा माध्य, आंकड़ों की संख्या गुणा माध्य। तो ये हो गया हमारा माध्य का सूत्र। अब इस पर रिलेटेड उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक सहित 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये और 2,500 रुपये तथा 1,500 रुपये मासिक है। 5 कर्मचारियों का वेतन दे रखा है प्रधानाध्यापक सहित। तो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो औसत मासिक वेतन क्या होगा? राशियों का योगफल। तो इन सभी राशियों का योगफल कर लेते हैं। तो 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500, तो 8 और 5 13, 13 और 4 कितने हो गए? 17, और 17 और 4 कितने हो गए? 21,000 बटा 5 का भाग दे देते हैं तो 4,200 रुपये आ जाएंगे। 4,200 रुपये औसत मासिक वेतन प्रत्येक कर्मचारी का हो गया एक तरह से। तो अतः कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4,200 रुपये आ गया। बराबर बराबर बांटा जाए तो 4,200 रुपये प्रत्येक को औसतन मिलते हैं। तो अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रथम 10 का कह रहा है विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य है। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं यानी 1 से शुरू करते हुए 10 विषम संख्याएं लेनी है, क्योंकि एक सबसे पहले विषम संख्या अपने पास। तो प्रथम 10 कह रखा है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 तक ये प्रथम 10 विषम संख्याएं हो गई है। क्योंकि विषम संख्याएं वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता या जिनका आधा हिस्सा पूरा पूरा नहीं होता। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं 1 से लेके 19 तक ये 10 विषम संख्याएं लिखी है। इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इनका माध्य क्या आएगा? राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो 10 विषम संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 बटा 10। तो इन सभी का जोड़ आएगा 100 में 10 का भाग दे दीजिए तो 10 प्राप्त होता है। तो इन सब का औसत कितना होगा?
10 होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार औसत दिया हुआ है अपने को, औसत क्या है, दिया हुआ है, संख्याएं ज्ञात करनी है। अब 8 क्रमागत कहीं से भी शुरू हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है 1 से शुरू है, 3 से शुरू होकर लगातार 8 तक जा सकती है विषम संख्याएं, 5 से शुरू हो सकती है, 7 से शुरू हो सकती है, 9 से शुरू हो सकती है, 11 से शुरू हो सकती है। तो हमें पता नहीं है कहाँ से शुरू होगी, तो हमें विषम संख्याओं के बारे में जानकारी है कि उनके अंतर 2 का अंतर होता है उनमें। तो हम मान लेते हैं, तो माना 8 क्रमागत विषम संख्याएं, तो सबसे पहले x मान लेते हैं, नंबर 1 पे x मान लेते हैं, तो उनमें 2 का अंतर होता है, तो अगली क्या होगी x + 2, फिर उससे अगली x + 4, फिर x + 6, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, फिर x + 8, x + 10, x + 12, x + 14, 8 हो गई ना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सब का औसत अपने को दे रखा है, तो दिया गया x बार, औसत को x बार से लिखते हैं, x बार दिया गया है 16 और संख्याएं कितनी है 8 है, तो औसत क्या होता है x बार बराबर सिग्मा xi बटा n, ये योग है। तो योग किन का होगा, ये आंकड़े 8, इनका जोड़ कर लेते हैं, तो इनका सीधा ही जोड़ कर लिया हमने, x कितनी बार है 8 बार है, तो 8x, और ये जोड़ लिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, ये आ गया 56, और संख्याएं आंकड़ों की संख्या कितनी है 8 है, और औसत x बार बराबर अपने को 16 दिया हुआ है। अपने को तो आंकड़े ज्ञात करनी है ये, तो इसको यहाँ से वज्र गुणा कर दिया, 16 × 8, 16 8 128 हो गया, और इधर 8x + 56 बच गया। तो इसको x को जिसको ज्ञात करना उसको अकेले रखते हैं, तो 8x + 56 बराबर 128, तो 8x बराबर 72 72, तो x का मान 72/8 9 आ गया, तो x बराबर 9 आया, अर्थात ये आंकड़ा 9 आया। तो 9 से शुरू होगी, 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो गया आपका, ये 9 और 2 11, 9 गए, और 9 और 2 11, फिर 9 और 4 13, ऐसे चलते जाएंगे। तो 9 11 13 15 17 19 21 23 तक के आंसर इसका आएगा। तो 20 संख्या है, इसमें x का मान रख देते हैं, x का मान कितना है 9, और ये 11 हो जाएगा, और 9 और 4 13 हो जाएगा, ऐसे 9 में 14 तक जोड़ते जाएंगे तो ये 23 आ जाएगा, तो ये आंसर है। तो इस प्रकार हमारे जो अध्याय 17 से में 17.1 है उससे पहले के एग्जाम्पल हो जाते हैं। हम 17.1 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 17.1 का पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक कक्षा के गणित के 10 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, 52 75 40 70 43 या 43 कह दीजिए, 40 65 35 48 48 और 52 है। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं समांतर माध्य राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो इन सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, भाग देना है 10 का, तो 520 में 10 का भाग देंगे तो 52 अंक औसतन एक छात्र को प्राप्त होंगे। तो औसतन प्रत्येक विद्यार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस श्रेणी में ये पता चल सकता है कि सभी लगभग पास हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारी हैं, उनका मासिक वेतन रुपयों में दे रखा है 1720 1750 1760 और 1710 है, 1710 है। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य औसत वेतन क्या होगा, इन सभी का योग 1720 से लेके 1710 तक सभी को जोड़ लेते हैं और भाग 4 को दे देते हैं, क्योंकि 4 ही है ना ये आंकड़े। तो ये 6940 बटा 4 हो गया, तो 1735 औसतन आंसर इसका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बढ़िया प्रश्न है। यदि 3 4 8 5 एक आंकड़ा गायब कर दिया, उसकी जगह x लिख दिया, फिर 3 2 1 ये अंकों का समांतर माध्य 4 है, यानी माध्य दे रखा है x बार बराबर 4 दे रखा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो गायब आंकड़ा है उसको आपको ज्ञात करना है। तो दिया गया है x बार बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 8 है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है। अब माध्य क्या होता है, x बार बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सबको जोड़ लेते हैं
तो x तो वैसे जुड़ेगा नहीं क्योंकि x डिजिट का पता नहीं है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं पहले। 3 + 4 7, 8 7 15, 5 20 और 20 और 6 26 प्लस x/8 है ये अपने पास। तो ये कितना हो गया 26 + x/8 बराबर 4। अब आप सोचिए 26 में कितना जोड़ें कि 8 का भाग देने पर 4 आ जाए। तो 8 चौके 32 होता है ना, तो यहाँ पे 6 होगा। ये 32 होने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, x का मान 6 होगा। तो 32 में यानी x बराबर 6 होगा, तब आप सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ऐसे। अगर ऐसे आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप अजर गुणा कर लीजिए। 8 चौके 32 और इधर ये 26 हो गया, 26 + x बराबर 32। तो इधर ये आप घटा दीजिए, 32 में से 26, तो x का मान कितना आएगा 6 आ जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः इतने इतने रन बनाए। इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पारी में 60, फिर 62, फिर 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन 10वीं पारी में बनाता है। तो इन पारियों का औसत ज्ञात करना है। तो कैसे होगा आप सोचिए, बड़ा ही सिंपल सा है। औसत रन बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, यानी बनाए गए रनों का योग बटे पारियों की संख्या, कितनी पारी में बनाए। तो इनका जोड़ कर लेते हैं। इन जोड़ होगा 439 रन, या 439 कह दीजिए भाई। तो 439 हो गया 439 भाग 10 का दे देते हैं 10 का, तो ये दशमलव इधर लग जाएगा। तो 43.9 की औसत से उन्होंने 10 पारियों में रन बनाए। अतः क्रिकेट खिलाड़ी ने प्रति पारी औसत 43.9 रन बनाए गए। ठीक है। अब अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य की गणना कीजिए। अंग्रेजी में अपने को दिए हुए हैं निम्न अंकों के समांतर माध्य की अपने को क्या करनी है, गणना करनी है। तो ये अपने को रोल नंबर दे रखे विद्यार्थियों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और उनके प्राप्तांक दे रखे हैं ये। ठीक है, सारणी में दे रखे हैं क्रमशः। तो औसत प्राप्तांक क्या होंगे, प्राप्तांकों का योग बटे कितने प्राप्तांक है, यानी कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक आए हैं, नंबर ऑफ ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई भाई। तो इन सबका जोड़ कर लेते हैं, बटे 10 है ही संख्या, तो 220 आएगा जोड़। 220 भाग 10 कर देते हैं, तो ये 22 अंक आएगा। कितना आ जाएगा 22 अंक। अब छठा प्रश्न है, वो प्रश्न आपको बता देते हैं। ये प्रश्न आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। 300, 405, 455, 489 और 375, 280, 418, 502, 300 और 476। तो प्रतिदिन दी गई पुस्तकों का औसत अपने को ज्ञात करना है। तो इनका जोड़ करके इनमें भाग दे देना है 10 का। तो सरल सा प्रश्न है, इसको आप आराम से कर सकते हैं और ये जरूर करिए, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न, एक कक्षा के वर्ग है, एक सेक्शन है ए में 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, और जब बी सेक्शन है उसके 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। यानी कक्षा 10 ही मान लीजिए, उसके सेक्शन ए है उसमें 25 स्टूडेंट है, उनका औसत भार 51 किलोग्राम है। और 10th का दूसरा बी सेक्शन है उसमें 54 किलोग्राम है। तो ये पूरी 10th क्लास में जो 60 स्टूडेंट है, 25 से 35 60 हो गए, इनका औसत भार ज्ञात करना है। तो वर्ग ए में औसत भार का मतलब है प्रत्येक छात्र 51 किलोग्राम का है। तो 25 छात्रों का वजन कितना होगा, एक छात्र का वजन 51 किलोग्राम है, तो 25 का कितना होगा 25 × 51। तो वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल वजन या भार कितना हो गया 51 × 25, 1275 किलोग्राम हो गया। कितना हो गया 1275 किलोग्राम। तो ए सेक्शन के विद्यार्थियों का कुल वजन आ गया 1275 किलोग्राम, सभी विद्यार्थियों का 25 का। अब बी सेक्शन में एक विद्यार्थी का वजन औसतन 54 किलोग्राम है। तो 54 35 बार हो गए, तो सभी विद्यार्थियों का वजन कितना हो गया, तो बी खंड यानी वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल वजन हो गया 35 × 54 बराबर 1890 किलोग्राम के हो गए सभी। तो अतः 25 + 35 अर्थात 7 छात्रों का औसत भार हो गया। कुल वजन इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1275 + 1890 हो गया 3165।
इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3165/60 का भाग देंगे तो ये आएगा 52.75, 52.75 यानी 52 किलोग्राम और 750 ग्राम हो गया एक तरह से, यानी 53 किलोग्राम। अतः 60 छात्रों का औसत वजन कितना हो गया? 52.75 किलोग्राम हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है, यानी 18 18 18 5 बार हो गया, एक तरह से बराबर बराबर बांट दें। और यदि एक संख्या हटा दी जाए उनमें से तो 4 बच जाती है ना, उनका औसत 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। तो x बार बराबर सिग्मा xi बटा n हो गया। 18 औसत दे रखा है, संख्याओं की संख्या कितनी है? 5, तो उनका योग ज्ञात कर लेते हैं, सिग्मा xi ज्ञात कर लेते हैं। तो 18 18 5 बार है तो 18 पंजे 90 हो गया। तो उन सभी का जोड़ कितना हो गया अपने पास? 90। ये समीकरण 1 कर दी हमने। क्या कर दी? 1 नंबर समीकरण। पुनः एक संख्या हटाने पर 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। तो 4 संख्याओं का औसत 16 है, मतलब 16 16 16 कितनी बार हो गया? 4 बार। तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 16 × 4, 16 चौके 64। तो ये समीकरण नंबर 2 कर दी। अब 5 संख्याओं का जोड़ तो 90 था और 4 संख्याओं का जोड़ कितना है? 64 है। तो हटाई गई संख्या कितनी होगी? इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। 90 - 64 कितना आएगा? 26। तो हटाई गई संख्या कितनी होगी? 26 होगी। अतः हटाई गई संख्या 90 - 64 बराबर 26 आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। तो 24 24 24 13 बार हो गए। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यानी सभी में 3 3 3 3 3 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? अब सोचो आप, 24 24 24 कितनी बार है? 13 बार है। और सभी में 3 3 3 3 जोड़ दिया जाए तो 27 27 27 हो जाएगा एक तरह से। तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? तो ये 3 बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको हम मैथमेटिकली करते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से देखना। 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो 24 24 24 13 बार हो गया। और सभी में 3 जोड़ दिया जाए तो 27 27 13 बार हो गया। तो नए माध्य कितना हो गया? 24 + 3 27, यानी 3 बढ़ गया ना। तो क्या परिवर्तन होगा? तो देखते हैं इसका हल। तो दिया गया है 13 संख्याओं का माध्य 24 है। तो प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर कुल कितने जोड़े? पहली संख्या में 3, दूसरी में 3, 13 संख्या में 3 तक जोड़े। 3 + 3 + 13 बार। तो 13 × 3 कुल 39 जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? 39। तो नया माध्य कितना होगा? अब 13 संख्याओं का माध्य 24 है तो 13 संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं, क्योंकि राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या आता है। तो इनका जोड़ करते हैं। तो 13 × 24 + 39 और जोड़े, क्योंकि 24 24 24 13 बार है और सभी में आपने 3 3 3 3 जोड़े हैं 13 बार। तो 39 और जुड़ेंगे। तो 24 × 13 + 39 या 39/13 कर लीजिए। तो ये 351/13 बराबर आ गया 27। अब 27 24 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा? 3 से बढ़ जाएगा। 3 से बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना। ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा। अब इसमें इस प्रश्न में कहा है प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। अगर इसको 3 से गुणा कर दिया जाता तो माध्य 24 का 3 गुणा हो जाता आंसर। और 3 का भाग दे दिया जाता तो इस माध्य में भी 3 का भाग लग जाता। और 3 घटा दिए जाते तो यहाँ पे भी 3 घट जाते। ध्यान रखना, प्रत्येक संख्या में से 3 घटाना है और प्रत्येक में 3 का भाग देना है, ऐसे है। ठीक है, तो ये हमने नीचे नोट में इसको लिखा है, देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है? यदि प्रदत्त आंकड़ों में से प्रत्येक को एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्न में 3 3 से गुणा कर देते, या निश्चित संख्या से बढ़ा दिया है 3 3 प्लस कर दिया सभी में, या घटा दिया 3 3 का भाग दे दिया। ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए जिसका भाग दे। ठीक है, भाग दे दिया जाए या घटा दिया जाए, यानी चारों क्रियाएं हो गई। गुणा कर दें, बढ़ा दें, घटा दें, भाग दे दें, तो माध्य भी क्या होगा? गुणा करेंगे तो माध्य उतना गुणा हो जाएगा, और बढ़ा दें तो उतना बढ़ जाएगा।
और घटा दे तो उतना घट जाएगा और भाग दे तो उतना भाजित हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है? 3000 रुपये। एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन उनको 3000 रुपये मिलते हैं मान लीजिए 1 महीने के, और एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत, यानी एक जो 5 कर्मचारी उनमें से एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाता है, तो कितने बच गए? 4। अब उन 4 का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है, 3200। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय या रिटायर होने के समय वेतन कितना था, ये बताना है अपने को। तो 5 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 है, तो 3000 3000 3000 5 बार मिलते हैं, तो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो गया? 3000 × 5, यानी बराबर बराबर बांटे ना, तो 3-3000 500 में हिस्से में आते हैं, तो 3000 3000 5 बार हो गए, तो 5 कर्मचारियों को कुल कितना वेतन दिया? 3000 × 5 बराबर 15000 रुपये मिले उनको। अब एक रिटायर हो जाता है तो औसत कितना है अपने पास? 3200। तो 4 कर्मचारियों को कुल वेतन कितना है? 3200 × 4 कर देते हैं, तो 3200 × 4 कितना हो गया? 12800 रुपये। अब पहले 15000 था, अब 12800 रुपये कम होती, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन 15000 में से 12800 घटा देंगे तो 2200 रुपये आएगा। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन सेवानिवृत्ति के समय कितना है? 2200 या 2200 रुपये। इसी के साथ ही हमारी 17.1 एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है इस वीडियो में। इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को बताएं और जो स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको बताएं। तो टिल देन जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।